हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। देश में आतंकवाद को रोकने वाली विशिष्ट सेना ने एक अलग प्रकार के युद्ध की घोषणा की है। यह युद्ध है एक पौधे की आक्रामक प्रजाति के खिलाफ। पौधे की इस आक्रामक प्रजाति का नाम है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। इसका प्रचलित नाम है विलायती कीकर। दरअसल 1986 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को अपना परिसर बनाने के लिए मानेसर के पास जमीन दी गई थी। समय के साथ यहाँ के जलस्तर में भारी गिरावट देखी गई। NSG का यह परिसर अरावली पहाड़ियों के क्षेत्र में आता है, जो कि प्राकृतिक रूप से भी एक शुष्क क्षेत्र है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार विलायती कीकर को ही घटते जलस्तर के लिए जिम्मेदार पाया गया है। इसलिए NSG अब युद्ध स्तर पर विलायती कीकर को नष्ट करने का काम कर रही है। गौरतलब है कि विलायती कीकर मैक्सिको की मूल प्रजाति है। इसकी जड़ें और पत्तियां एक प्रकार के अल्कलॉइड का स्राव करती हैं, जो अन्य प्रजातियों के विकास को रोकती हैं। कीकर की जड़ें मिट्टी की टर्फ के नीचे तेजी से फैलती हैं और मिट्टी की सारी नमी को सोख लेती हैं। इसके अलावा ये प्रजाति बहुत कम समय के लिए अपनी पत्तियां गिराते हैं, इसलिए उन्हें पूरे वर्ष पानी की आवश्यकता होती है। इससे जलस्तर में भी कमी आ जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आक्रामक प्रजाति या फिर इन्वेजिव स्पीशीज उस पादप, कवक या जंतु प्रजाति को कहते हैं जो किसी स्थान विशेष की मूल या स्थानिक प्रजाति नहीं होती, बल्कि उसे किसी अन्य स्थान से लाकर नई जगह या नए इकोसिस्टम में प्रवेश करवाया जाता है। सामान्य शब्दों में कहें तो इसे घुसपैठी जीव प्रजाति या गैर स्थानीय प्रजातियां कहते हैं। इनके विकास की दर बहुत तेज होती है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों के पारिस्थितिकीय प्रभाव की बात करें तो ये प्रजातियां भोजन, जल और आवास जैसे संसाधनों के लिए देशी प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा करती हैं, जिससे देशी प्रजातियों में गिरावट आती है या ये विलुप्त भी हो सकती हैं। इनके नकारात्मक आर्थिक प्रभाव भी होते हैं। वर्ष 2019 में इन प्रजातियों से हुए नुकसान की वैश्विक आर्थिक लागत 423 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई थी। इन प्रजातियों का खाद्य आपूर्ति और मानव स्वास्थ्य पर भी गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों के उदाहरण हैं जलकुंभी, लैंटाना, गाजर घास, काला चूहा और यूकेलिप्टस इत्यादि। इधर हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के लिए एक ट्रैजेक्टरी करेक्शन मैन्यूवर किया है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि आदित्य L1 जिस दिशा में जा रहा है उसमें बदलाव किया गया है। अब सवाल यह है कि किसी अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण पथ में बदलाव या संशोधन क्यों किया जाता है। दरअसल लैग्रेंज पॉइंट 1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। इस दूरी को तय करने में आदित्य L1 को अंतरिक्ष में 110 दिनों की यात्रा करनी है। ऐसे मिशन डीप स्पेस मिशन कहलाते हैं। ऐसे मिशन में अंतरिक्ष यान के प्रक्षेप पथ में बदलाव करने की आवश्यकता होती है। प्रक्षेप पथ में बदलाव से अंतरिक्ष यान को अपने तय जगह पर पहुंचने के लिए मदद मिलती है। प्रक्षेप पथ में ऐसे बदलाव मंगल मिशन के लिए भी किए गए थे। आइए समझते हैं कि लैग्रेंज पॉइंट 1 क्यों महत्वपूर्ण है। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन की अवस्था में होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के संतुलित रहने का फायदा ये होता है कि यहाँ अंतरिक्ष यान लंबे समय तक इस पॉइंट के चारों तरफ मंडरा सकते हैं। लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों ओर की कक्षा हेलो कक्षा कहलाती है। इस कक्षा में किसी भी प्रकार का ग्रहण का खतरा नहीं होता, इसलिए सौर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लैग्रेंज पॉइंट 1 को महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको यह भी जानना चाहिए कि ऐसे लैग्रेंज पॉइंट की संख्या 5 है। 5 लैग्रेंज पॉइंट्स में से 3 अस्थिर हैं और 2 स्थिर हैं। अस्थिर लैग्रेंज बिंदु L1, L2 और L3 हैं, वहीं स्थिर लैग्रेंज बिंदु L4 और L5 हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है। इस वर्ष यह पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। गोल्डिन ने महिला लेबर मार्केट के क्षेत्र में काम किया है और महिलाओं के लेबर मार्केट आउटकम के बारे में समझ विकसित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र के लिए ये नोबेल पुरस्कार को स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार भी कहा जाता है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1969 से दिया जा रहा है। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में अर्थशास्त्र पुरस्कार का जिक्र नहीं किया था। स्वेरिग्स रिक्सबैंक संस्था ने 1968 में पुरस्कार की स्थापना की और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज को 1969 में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार विजेताओं के चयन का कार्य दिया गया।
2023 के सभी नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। चलिए जल्दी से सभी क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार विजेताओं पर चर्चा कर लेते हैं। शांति का नोबेल नरगिस मोहम्मदी को मिला है। नरगिस मोहम्मदी को मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई को लेकर नोबेल दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को दिया गया है। उन्हें उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए पुरस्कार मिला। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल मोंगी जी बावेंडी, लुई सी ब्रूस और नैनो क्रिस्टल टेक्नोलॉजी में काम करने वाले एलेक्सी आई एकिमोव को दिया गया। यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन को नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने mRNA टीकों के विकास में योगदान दिया था। वहीं भौतिकी के लिए 2023 का नोबेल प्राइज संयुक्त रूप से पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंस क्राउसेस और एनी एल हुलियर को दिया गया। इनको इलेक्ट्रॉन्स पर अध्ययन करने के लिए यह सम्मान दिया गया है। भारत और एशिया के इतिहास में कोलाचल की लड़ाई का बहुत महत्व है। भारत में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी एशियाई साम्राज्य ने किसी यूरोपीय शक्ति को हराया था। यह लड़ाई त्रावणकोर और डचों के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध के बाद न केवल डच सेनाएं नष्ट हो गई थीं, बल्कि भारत में उनकी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाएं भी रुक गई। लड़ाई के बारे में जानने से पहले तत्कालीन त्रावणकोर राज्य का स्वरूप समझना जरूरी है। त्रावणकोर 17वीं शताब्दी के मध्य तक एक एकीकृत राज्य नहीं था। त्रावणकोर राज्य के 3 हिस्से थे, वेनाड, जयसिमनाद और ओदानाद। यहाँ पर राज परिवार की विभिन्न शाखाएं शासन करती थीं। परिवार के विभिन्न पक्षों के बीच संबंध खराब थे। इतिहासकारों के अनुसार त्रावणकोर में राजस्व संग्रह का एक केंद्रीकृत स्वरूप भी नहीं था और एक स्थायी केंद्रीय कमान वाली सेना का भी अभाव था। एक प्रकार से यह विभिन्न सरदारों का एक समूह था। फिर मार्तंड वर्मा का उदय हुआ। मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर के आंतरिक विरोध को खत्म कर दिया, कई पड़ोसी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और एक केंद्रीकृत राज्य के लिए मजबूत नींव रखी। मार्तंड वर्मा की विस्तारवादी नीति से डच ईस्ट इंडिया कंपनी परेशान हो गई। मार्तंड वर्मा की नीतियों के कारण डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हित सुरक्षित नहीं थे। इसके साथ ही वर्मा ने स्थानीय राजाओं के साथ डचों के एकाधिकार अनुबंधों को मानने से इनकार कर दिया। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि वर्मा के अंग्रेजों के साथ सैन्य संबंध अच्छे थे। इससे डच और त्रावणकोर के बीच संबंध और तनावपूर्ण हो गए। नतीजतन डचों ने मार्तंड वर्मा के खिलाफ कार्यवाही कर दी। डचों ने 1741 में क्वेलोन के पास कोलाचल में हमला कर दिया। इस युद्ध में मार्तंड वर्मा के सेनापति थे राम अय्यर दलावा। कोलाचल की लड़ाई के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति यूस्टाचियस डी लेनॉय ने महाराजा मार्तंड वर्मा के सामने आत्मसमर्पण किया। इस क्षेत्र में मछुआरा समुदाय ने त्रावणकोर की जीत में एक विशेष भूमिका निभाई। इन्हें स्थानीय रूप से मुक्कुवर के नाम से जाना जाता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आक्रामक प्रजाति उस पादप, कवक या जंतु प्रजाति को कहते हैं जो किसी स्थान विशेष की मूल या स्थानीय प्रजाति नहीं होती, बल्कि उसे किसी अन्य स्थान से लाकर नई जगह या इकोसिस्टम में प्रवेश कराया जाता है। विलायती कीकर अफ्रीका की मूल प्रजाति है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों के उदाहरण हैं जलकुंभी, लेंटाना, गाजर घास, काला चूहा, यूकेलिप्टस। उपर्युक्त कथन या कथनों में से कौन से सही है या हैं? केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कोलाचल की लड़ाई लड़ी गई थी त्रावणकोर और डचों के बीच, त्रावणकोर और अंग्रेजों के बीच, त्रावणकोर और फ्रांसीसियों के बीच या फिर त्रावणकोर और पुर्तगालियों के बीच? आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1986 में इराडी ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी। ट्रिब्यूनल ने 1987 में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को मिलने वाले पानी के हिस्से में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। राज्य सूची की प्रविष्टि 56 जल से संबंधित है। संघ सूची की प्रविष्टि 17 केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के नियमन एवं विकास के लिए शक्ति प्रदान करती है। कौन से कथन सही हैं ये चुनना था। केवल 1, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 2 या फिर केवल 3 और 4। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और तरलता की स्थिति को मजबूत करने के लिए रेपो दर को घटाया जाता है। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। आरबीआई रेपो रेट घटाएगा तो बैंक ब्याज दर कम करेंगे। आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक ब्याज दर बढ़ाएंगे। उपर्युक्त कथन या कथनों में से कौन से सही है या हैं? केवल 1, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 2 या फिर केवल 1, 3 और 4। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी।
आयुष्मान भव अभियान सुर्खियों में है। हाल ही में सरकारी डेटा के अनुसार आयुष्मान भव अभियान के तहत 3 लाख से ज्यादा रक्त यूनिट एकत्रित की जा चुकी हैं। इस खबर में विशेष बात यह है कि ये रिकॉर्ड 1 माह से भी कम समय में बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि पहले सालाना केवल 9 लाख ब्लड यूनिट एकत्रित की जाती थी। चलिए आयुष्मान भव योजना को समझ लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने आयुष्मान भव अभियान और आयुष्मान भव पोर्टल को लॉन्च किया था। यह अभियान 17 सितंबर से शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर को समाप्त हुआ था। इस पहल का उद्देश्य अंतिम छोर में बैठी वंचित आबादी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। अभियान में डिजिटल तरीकों से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं और बीमारियों के बारे में जागरूकता भी दी गई। आयुष्मान भव अभियान के प्रमुख घटक क्या हैं उसकी बात करें अगर, तो पहला है आयुष्मान आपके द्वार 3.0। इसके तहत पात्र लाभार्थी स्वयं के लिए या परिवार के किसी भी सदस्य के लिए आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। दूसरा घटक है आयुष्मान मेला। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिकों में साप्ताहिक स्वास्थ्य मेले और चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं। इसमें गैर संचारी रोग जांच, टेली परामर्श, मुफ्त दवाएं सहित सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। तीसरा है आयुष्मान सभाएं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति और शहरी वार्डों में वार्ड समिति या फिर नगर पालिका सलाहकार समिति आयोजित करती है। आयुष्मान सभा का काम यह सुनिश्चित करना है कि सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिले और समय पर मिले। चौथा घटक है आयुष्मान ग्राम पंचायतें। इसके तहत जो भी ग्राम पंचायतें अपने स्वास्थ्य देखभाल उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा करेंगी, उन्हें आयुष्मान ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त होगा। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने बीमा वाहकों पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश बीमाकर्ताओं को बीमा वाहकों में शामिल करने और प्रशिक्षण देने के लिए जरूरी व्यवस्था बनाने के लिए हैं। IRDAI ने यह भी कहा है कि 31 दिसंबर 2024 से पहले हर एक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक तैनात किए जाएंगे। आपको बता दें कि पूरे देश में बीमा गतिविधियों को आसान और समावेशी बनाने के लिए IRDAI ने बीमा ट्रिनिटी योजना बनाई है। योजना सामान्य और जीवन बीमा कंपनियों के सहयोग से बनाई गई है। बीमा ट्रिनिटी का मकसद है 2047 तक सभी को बीमा कवर प्रदान करना। गौरतलब है कि बीमा ट्रिनिटी के 3 मुख्य घटक हैं। ये घटक हैं बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक। बीमा सुगम एक पोर्टल है जो बीमाकर्ताओं और वितरकों को जोड़ता है। इस पोर्टल से ग्राहक पॉलिसी खरीद सकता है और बीमा क्लेम जैसी अन्य सेवाएं प्राप्त कर सकता है। वहीं बीमा विस्तार एक व्यापक बंडल पॉलिसी है जो जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति और दुर्घटनाओं को कवर करती है। इस बीमा ट्रिनिटी में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है बीमा वाहक। बीमा वाहक ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करेंगे। यह एक महिला केंद्रित कार्यबल है। गांवों में बीमा के बारे में जागरूकता पैदा करने के अलावा बीमा वाहक बीमा पॉलिसी बेच सकते हैं, KYC कर सकते हैं और बीमा क्लेम की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। बीमा वाहकों को बीमा प्रीमियम के अलावा पॉलिसी धारक से कोई शुल्क लेने की अनुमति नहीं होगी। इधर श्रीलंका को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। श्रीलंका की अध्यक्षता का कार्यकाल 2023 से 2025 होगा। एसोसिएशन के सदस्य देश व्यापार और निवेश, समुद्री सुरक्षा, मत्स्य पालन प्रबंधन, आपदा जोखिम प्रबंधन और नीली अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन एक अंतर सरकारी संगठन है। इसे 7 मार्च 1997 को स्थापित किया गया था। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का मुख्यालय एबिन साइबर सिटी मॉरिशस में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 23 हो गई है। इस एसोसिएशन में सामान्यतः वही देश सदस्य हैं जिसकी मुख्य भूमि हिंद महासागर की परिधि से जुड़ी हुई है। सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस प्रमुख हैं। इसके अलावा चीन, मिस्र, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और USA IORA के वर्तमान संवाद भागीदार देश हैं। आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि फ्रांस किसी भी तरीके से हिंद महासागर से जुड़ा नहीं है तो इसको कैसे सदस्यता मिल गई। दरअसल फ्रांस को यह सदस्यता पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित उसके समुद्र पारीय क्षेत्र रियूनियन द्वीप के आधार पर दी गई है। हिंद महासागर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और परिवहन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से दुनिया के आधे से अधिक कंटेनर जहाज गुजरते हैं। इससे दुनिया के 1/3 कार्गो का वहन होता है और दुनिया के कुल तेल परिवहन का 2/3 यहीं से गुजरता है।
आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। हमारे पास कई विद्यार्थियों के मैसेजेस आ रहे थे, खासतौर पर ऐसे विद्यार्थियों के मैसेज जिन्होंने हाल ही में अपनी तैयारी शुरू की है। उनका कहना है कि इनको इजराइल फिलिस्तीन विवाद की बेसिक जानकारी दी जाए। तो चलिए हम इजराइल फिलिस्तीन विवाद और इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों को आज के वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इजराइल हमास संघर्ष क्या है। दरअसल वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का क्षेत्र हमेशा से ही दोनों पक्षों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण रहा है। वेस्ट बैंक और गाजा को फिलिस्तीनी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। गौरतलब है कि फिलिस्तीन मुस्लिमों का क्षेत्र है। इसके तहत वेस्ट बैंक और गाजा, पूर्वी यरूशलेम और इजराइल के कब्जे वाला पूरा क्षेत्र आता है। रोमन काल में इस पूरे क्षेत्र को फिलिस्तीन कहा जाता था। वहीं बाइबल में इस क्षेत्र में यहूदी साम्राज्य का भी जिक्र मिलता है, इसलिए यहूदी इसे अपनी पुरानी मातृभूमि मानते हैं। साल 1948 में इजराइल ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। हालांकि अभी जो लोग इजराइल के अस्तित्व को लेकर नकारते हैं, वो पूरे इलाके को फिलिस्तीन के तौर पर ही मान्यता देते हैं। चलिए अब वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स और गाजा पट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। ये जगह के नाम हैं। इन पर 1967 में 6 दिन तक युद्ध के बाद इजराइल द्वारा कब्जा कर लिया गया। इस युद्ध को 6 डे वॉर कहते हैं। यहाँ इजरायली बस्तियां हैं, मतलब यहाँ इजरायली नागरिक रहते हैं। वर्तमान में फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम सहित वेस्ट बैंक पर दावा करता है और गोलन हाइट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीरियाई क्षेत्र माना जाता है। वेस्ट बैंक की बस्तियों में इजरायली सेना का कानून चलता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजरायली बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध मानता है। गाजा पट्टी की बात करें तो गाजा पट्टी इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा एक भूभाग है। यहाँ करीब 23 लाख लोग रहते हैं। ये दुनिया की सबसे ज्यादा सघन आबादी वाले इलाकों में से एक है। गाजा का हवाई क्षेत्र और तटीय इलाके इजराइल के नियंत्रण में आते हैं। वहीं मिस्र गाजा के साथ लगी अपनी सीमा को नियंत्रित करता है। अब समझते हैं कि हमास और हिजबुल्लाह क्या है। हमास फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी समूह है। यह गाजा पट्टी से संचालित होता है और यह गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखता है। हमास 2007 से गाजा पर शासन कर रहा है। यह इस क्षेत्र को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। एक संगठन के रूप में हमास को इजराइल, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और कई दूसरे देशों ने आतंकवादी समूह घोषित कर रखा है। ईरान हमास का सबसे बड़ा समर्थक है। ईरान हमास को आर्थिक मदद के साथ साथ हथियार और ट्रेनिंग सुविधाएं भी मुहैया कराता है। वहीं हिजबुल्लाह लेबनान का एक इस्लामिक चरमपंथी समूह है। अब शिन बेट और मोसाद की बात करते हैं। हमास का ये हमला इजराइल की खुफिया नाकामी का नतीजा माना जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पूरे मध्य पूर्व में सबसे समृद्ध खुफिया एजेंसी इजराइल के पास है। इजराइल की खुफिया कमान देश के भीतर शिनबेट और देश के बाहर मोसाद नाम की एजेंसी संभालती है। इसके जासूस और एजेंट सीरिया, लेबनान से लेकर फिलिस्तीनी चरमपंथी गुटों के भीतर तक फैले हैं। इनके साथ इजराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम और फोर्स भी जुड़ा है। आपने अक्सर इजराइल हमास संघर्ष की खबरों में योम किप्पुर युद्ध के बारे में सुना होगा। योम किप्पुर युद्ध या फिर रमजान युद्ध इजराइल और मिस्र और सीरिया के बीच लड़ा गया था। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित देशों में कौन हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के सदस्य देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, इराक, ईरान, फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, चीन, ईरान, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस। या फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, ईरान, मिस्र, दक्षिण कोरिया, तुर्की। अगला प्रश्न है, बीमा वाहकों से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। बीमा वाहक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करेंगे। यह एक महिला केंद्रित कार्यबल है। बीमा वाहक बीमा पॉलिसी बेच सकते हैं, केवाईसी कर सकते हैं और बीमा क्लेम की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। बीमा वाहकों को बीमा प्रीमियम के अलावा पॉलिसी धारक से कोई शुल्क लेने की अनुमति नहीं होगी। उपर्युक्त कथन या कथनों में से कौन से सही है या हैं? केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 या फिर केवल 1, 3 और 4। आइए जल्दी से देखें कल मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आक्रामक प्रजाति उस पादप, कवक या जंतु प्रजाति को कहते हैं जो किसी स्थान विशेष की मूल या स्थानीय प्रजाति नहीं होती, बल्कि उसे किसी अन्य स्थान से लाकर नई जगह या नए इकोसिस्टम में प्रवेश करवाया जाता है। विलायती कीकर अफ्रीका की मूल प्रजाति है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों के उदाहरण हैं जलकुंभी, लैंटाना, गाजर घास, काला चूहा, यूकेलिप्टस।
उपर्युक्त कथन या कथनों में से कौन से सही है या हैं? केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, कोलाचल की लड़ाई लड़ी गई थी त्रावणकोर और डचों के बीच, त्रावणकोर और अंग्रेजों के बीच, त्रावणकोर और फ्रांसीसियों के बीच या फिर त्रावणकोर और पुर्तगालियों के बीच? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए। हमला हमास करे या हिजबुल्लाह, इजराइल के आयरन डोम की चर्चा हमेशा होती है। कुछ दिनों पहले हमास ने इजराइल पर करीब 7,000 से ज्यादा मिसाइलें दागी थीं, लेकिन कुछ ही अपने निशाने पर गिरी, क्योंकि इजराइल के पास दुनिया का सबसे खतरनाक और मजबूत सुरक्षा कवच है, जिसका नाम है आयरन डोम। हालांकि इस बार आयरन डोम की विफलता की बात सामने आई है। चलिए समझते हैं कि आयरन डोम क्यों विफल रहा। कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस की विफलता के कारण इजराइल को इस बार हमले की खबर थोड़ी देर से लगी, जिसके चलते नुकसान ज्यादा झेलना पड़ा। इस बार हमास ने साल्वो रॉकेट से हमले किए थे। आपको बता दें कि सिर्फ 20 मिनट में 5,000 से ज्यादा रॉकेट से हमले किए गए। हमले कम समय में किए गए थे, इस कारण आयरन डोम प्रणाली इन हमलों को रोक नहीं पाई। चलिए अब बात करते हैं आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। यह छोटी दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम में एक रडार होता है और तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल होती हैं। जैसे ही इजराइल पर मिसाइलों या रॉकेटों से हमला होता है, आयरन डोम एक्टिव हो जाता है और मिसाइलों को ट्रैक कर लेता है, फिर उन्हें मार गिराता है। इस सिस्टम को राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है। इसे 2011 में तैनात किया गया था। कंपनी इसकी सक्सेस रेट 90% से अधिक बताती है, मतलब 100 में से 90 मिसाइल को ये मार गिरा सकती है। आप में से अधिकतर एस्पिरेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि क्या आयरन डोम परमाणु मिसाइल के हमले को रोक सकता है। आपको बता दें कि आयरन डोम ऐसे हमलों को रोकने के लिए नहीं बनाया गया है। फिर भी अगर मान लें कि ऐसे हमले हो भी जाएं और आयरन डोम की इंटरसेप्टर मिसाइल परमाणु मिसाइल को मारकर गिरा भी दे, तो भी परमाणु हमले से निकला रेडिएशन और आफ्टर शॉक वेव इजराइल को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर भारत पर पूर्व या पश्चिम से हमला हो जाए तो भारत के पास सुरक्षा के लिए कौन से एयर डिफेंस सिस्टम हैं? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि भारत के पास S-400 ट्रायम्फ पृथ्वी एयर डिफेंस और अश्विन एडवांस एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, जो दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति को आवास अधिकार मिला है। कुछ ही दिनों पहले कमार जनजाति को राज्य में आवास अधिकार मिला था। आपको बता दें कि ये जनजातियां विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTG कहलाती हैं। आइए समझते हैं कि ये खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, जनजातियों का रहन सहन, इनके भोजन के तरीके, इनके पूजा करने के तरीके, इनकी मान्यताएं और प्रथाएं आदिकाल से चली आ रही हैं और ये हम और आप लोगों की संस्कृतियों और तौर तरीकों से एकदम अलग होती हैं। उदाहरण के लिए, ये जनजातियां आज भी जंगल में रहती हैं और अपने भोजन के लिए शिकार करने पर ही निर्भर हैं। हमारे और आपकी तरह ये बाजार से खाना खरीद कर नहीं खाते। इन जनजातियों के लोग आज भी किसी के बीमार पड़ने पर अपने ही समुदाय के ओझा या तांत्रिक से उपचार करवाते हैं। ये आधुनिक दवाइयों की बजाय जड़ी बूटियों पर आधारित इलाज पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। ये जनजातियां आधुनिक समाज के पैमाने में आज भी बहुत पिछड़ी हैं और इनका आधुनिक समाज से न के बराबर संपर्क है। अब अगर कोई राज्य ये चाहता है कि इन समुदायों की सांस्कृतिक विरासत या तौर तरीकों का संरक्षण हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इन समुदायों के रहने की जगह की रक्षा करना। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, विकास के नाम पर माइनिंग जैसी गतिविधियों के कारण जनजातियों की जमीन छीन ली जाती थी। अब आवास अधिकार के तहत इन समुदायों से इनके जंगल, इनकी जमीन कोई छीन नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर ये समूह चाहता है कि कोई विकासात्मक गतिविधि इनकी जमीन पर हो, तो इसके लिए ग्राम सभा की सहमति और परामर्श की आवश्यकता होगी। आप ये मत समझिएगा कि आवास का अधिकार केवल इनके घर तक ही सीमित है। यह अधिकार बहुत ब्रॉड है और इसके तहत इनका घर, जंगल, पेड़ सहित एक पूरा जनजातीय इकोसिस्टम कवर होगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जब कोई राज्य ये कहता है कि हम इन जनजातियों को आवास जैसा अधिकार देंगे, तो यह एक प्रकार से राज्य द्वारा इनकी सांस्कृतिक विरासत सहित उन सभी तौर तरीकों की रक्षा करने का प्रयास है जो इन समुदाय में पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। अब ये भी समझिए कि कोई भी अधिकार तभी मायने रखता है जब वो किसी कानून के तहत दिए जाएं। ये आवास अधिकार भी 2006 के वन अधिकार अधिनियम के तहत दिए गए हैं। हमने खबर की शुरुआत में PVTG टर्म का यूज किया था, इसको भी समझ लेते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार ऐसे जनजातीय समुदाय जो तकनीकी रूप से पिछड़े हैं, जिनकी जनसंख्या वृद्धि स्थिर या गिर रही है,
जिनकी साक्षरता का स्तर बहुत कम है और अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर अत्यंत निम्न है, उन जनजातियों को पीवीटीजी के रूप में घोषित किया गया है। भारत में 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 75 पीवीटीजी समुदाय पहचाने गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 75 पीवीटीजी में से केवल 3 समुदायों को ही आवास अधिकार मिले हैं। ये हैं मध्य प्रदेश की भारिया, छत्तीसगढ़ की कमार और बैगा जनजाति। आगे बढ़े उससे पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी टीम 2024 के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का नया फाउंडेशन कोर्स लेकर आई है। बैच की शुरुआत 10 अक्टूबर 2023 को शाम को 6 बजे हो चुकी है, लेकिन इसमें एडमिशन की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर है। यह बैच हिंदी के अलावा इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया गया है। P2I न्यू फाउंडेशन कोर्स में एक नया फीचर ऐड किया गया है। आप इसे 3 कैटेगरीज सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम में खरीद सकते हैं। सिल्वर कैटेगरी में कोर्स की वैधता 18 महीने, गोल्ड में 30 महीने और प्लैटिनम में 42 महीने तक रहेगी। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना होगा। कोर्स के प्राइस 23,999 रुपए से शुरू हो रहे हैं। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी भी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि वो चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस योजना को चुनौती देने वाले 2 गैर सरकारी संगठनों कॉमन कॉज और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगी। चलिए समझते हैं कि चुनावी बॉन्ड वास्तव में क्या है और उन्हें कानूनी चुनौती का सामना क्यों करना पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं चुनावी बॉन्ड योजना की। चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 के केंद्रीय बजट में की गई थी और इसे 2018 में लागू किया गया। चुनावी बॉन्ड पार्टियों के लिए एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी व्यक्ति या कंपनी चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे सकती है। आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड 1,000 रुपए से 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए तक के मल्टीपल्स में बेचे जाते हैं। इनको बेचने का अधिकार केवल भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं को है। इस योजना की खास बात यह है कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी कितने बॉन्ड खरीद सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। यदि किसी पार्टी ने 15 दिनों के भीतर कोई बॉन्ड नहीं भुनाया तो SBI इसे प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर देता है। देखिए, भारत में इलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण लेकिन एक महंगी प्रक्रिया है। चुनावों में राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए असीमित धन खर्च करते हैं। यह धन कहां से आता है और कौन देता है, इस बात की जानकारी नहीं लग पाती। आपने हाल ही में खबरों में सुना होगा कि पंजाब में एक राजनीतिक पार्टी को खालिस्तानी समूह द्वारा फंडिंग की गई थी। चुनावी बॉन्ड योजना लाने का मकसद ही यही था कि इससे देश के राजनीतिक दलों की फंडिंग प्रक्रिया पारदर्शी बन जाए। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों को अपनी अधिकांश फंडिंग नकद और गुमनाम दान के माध्यम से प्राप्त होती है और आपको पता ही है कि नकद चंदे की ट्रेसिंग नहीं की जा सकती। अब समझते हैं कि इस योजना में क्या समस्याएं आई और इस योजना को कानूनी चुनौती का सामना क्यों करना पड़ रहा है। दरअसल चुनौती देने वाले संगठनों ने यह कहा कि यह योजना एक अस्पष्ट फंडिंग प्रणाली है। इसके साथ ही यह किसी भी प्राधिकरण के कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा चुनावी बॉन्ड योजना में एक कंपनी किसी राजनीतिक दल को कितना दान दे सकती है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है कि असीमित फंडिंग का अनुचित लाभ किसी कॉरपोरेट संस्था को मिल सकता है। आलोचना में यह भी कहा जा रहा है कि चूंकि ऐसे बॉन्ड सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के माध्यम से बेचे जाते हैं, इसलिए सरकार यह जान सकती है कि उसके विरोधियों की कौन फंडिंग कर रहा है। यह तरीका सत्ता में बैठी पार्टी को अनुचित लाभ दे सकता है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन की पहली परीक्षण उड़ान को अंजाम देगा। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो गगनयान मिशन अंतरिक्ष इंडस्ट्री में भारत की साख बढ़ाएगा, दूसरा यह भविष्य के स्पेस टूरिज्म में भारत की तैयारी को भी दिखाएगा। आपको बता दें कि गगनयान मिशन बेहद खास मिशन है क्योंकि यह बाह्य अंतरिक्ष यानी आउटर स्पेस में भारत का पहला मानव युक्त मिशन है। फिलहाल इस परीक्षण उड़ान का मकसद क्रू मॉड्यूल का परीक्षण करना है। क्रू मॉड्यूल यान का वो हिस्सा होता है जहां अंतरिक्ष यात्रियों को रखा जाता है। यह परीक्षण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षण में क्रू मॉड्यूल को बाहरी अंतरिक्ष में भेजना, उसे पृथ्वी पर वापस लाना और बंगाल की खाड़ी में उतरने के बाद उसे पुनः प्राप्त करना शामिल है।
इसमें क्रू मॉड्यूल के साथ साथ क्रू एस्केप सिस्टम भी होगा। मान लीजिए कि अंतरिक्ष में जाते समय अगर गगनयान में कोई फॉल्ट आ जाता है तो इस एस्केप सिस्टम से सभी अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित तरीके से पृथ्वी पर वापस लाया जा सकता है। भविष्य में स्पेस टूरिज्म एक बहुत ही आकर्षक क्षेत्र के तौर पर उभर सकता है और इस क्षेत्र का इकोनॉमी में बड़ा योगदान हो सकता है। भविष्य में कोई भी व्यक्ति स्पेस में जा सकेगा। ऐसे में स्पेस टूरिस्ट को बिना किसी नुकसान के अंतरिक्ष भेजना और अंतरिक्ष से वापस लाना बहुत महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा का सारा जिम्मा क्रू मॉड्यूल के साथ साथ क्रू एस्केप सिस्टम पर ही रहता है। गौरतलब है कि वर्जिन गैलेक्टिक, स्पेसएक्स, ब्लू मून, ओरियन स्पैन और बोइंग स्पेस टूरिज्म की प्रमुख कंपनियां हैं जो मानवों को अंतरिक्ष में ले जाएंगी। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2017, 2018, 2014 या फिर 2019? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन जनजातियों को आवास अधिकार नहीं मिले हैं? सहरिया, भारिया, कमार, बैगा। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, निम्न देशों में कौन हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के सदस्य देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, इराक, ईरान, फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, चीन, ईरान, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस। या फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, ईरान, मिस्र, दक्षिण कोरिया, तुर्की। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, बीमा वाहकों से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। बीमा वाहक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करेंगे। यह एक महिला केंद्रित कार्यबल है। बीमा वाहक बीमा पॉलिसी बेच सकते हैं, केवाईसी कर सकते हैं और बीमा क्लेम की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। बीमा वाहकों को बीमा प्रीमियम के अलावा पॉलिसी धारक से कोई शुल्क या शुल्क लेने की अनुमति नहीं होगी। उपर्युक्त कथन या कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 1, 3 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध का आज 6वां दिन है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ की सिचुएशन बहुत पेचीदा है। क्यों है? क्योंकि हमास ने सैकड़ों लोगों को बंधक बना के रखा है, जिसमें इजरायलियों के साथ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। विदेशी नागरिकों में अमेरिकी भी शामिल हैं। इस वजह से इजराइल अब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहा था। हालांकि इसी बीच इजराइल की सेना ने कहा है कि वह गाजा पट्टी पर मैदानी जंग की तैयारी में है और सेना का गाजा पर कब्जा करने का प्लान तैयार है। गाजा पट्टी की सीमा पर इजराइल ने 3 लाख से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया है। यह सिचुएशन कितनी गंभीर है इसका पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि इजराइल के पीएम ने एक वॉर कैबिनेट बना दी है और विपक्ष को मिलाकर आपातकालीन सरकार भी बना दी गई है। आपको बता दें कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन भी इजराइल पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि इनकी यात्रा का मकसद इजराइल और हमास के बीच किसी बड़े युद्ध होने की सिचुएशन को टालना है। इसी बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय। ये बहुत गर्व की बात है कि भारतीय सरकार हमेशा अपने नागरिकों को ऐसी मुश्किल सिचुएशन से निकालने के लिए प्रोएक्टिव रहती है। चलिए बीते कुछ सालों में अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत के कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस के बारे में बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन गंगा की। रूस यूक्रेन संकट के कारण यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने अफगानिस्तान से सैकड़ों भारतीयों को निकालने के लिए 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया था। हम कोविड टाइम को कैसे भूल सकते हैं? ऑपरेशन वंदे भारत और ऑपरेशन समुद्र सेतु के जरिए कोविड-19 महामारी के समय दुनिया भर से भारतीयों को वापस लाया गया था। ऑपरेशन राहत को 2015 में लॉन्च किया गया जब यमन सरकार और हौती विद्रोहियों के बीच संघर्ष के बीच सैकड़ों भारतीय फंसे हुए थे। 2006 में ऑपरेशन सुकून को लॉन्च किया गया था जब इजराइल और लेबनान के बीच सैन्य संघर्ष छिड़ गया था। सूर्य हमें रोशनी तो देता ही है, साथ में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी देता है। ये बहुत फायदेमंद नहीं होती। अगर आप लंबे समय तक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के संपर्क में आते हैं तो बहुत चांस है कि आपको स्किन कैंसर भी हो जाए। वो तो शुक्र मनाइए ओजोन लेयर का, जो सूर्य की इस हानिकारक अल्ट्रावायलेट को एक ढाल की तरह रोक लेती है और पृथ्वी तक आने नहीं देती। लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर ये ढाल टूट जाए?
ऐसी ही एक खबर सामने आई है। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में एक बहुत बड़ा होल हो गया है। यह होल छोटा मोटा नहीं है। यह होल दुनिया के 5वें सबसे बड़े देश ब्राजील से लगभग 3 गुना बड़ा है। हमें और आपको इस खबर से चिंता जरूर होगी, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ओजोन में होल से अंटार्कटिका की सतह पर गर्मी बढ़ने की संभावना नहीं है और न ही यह जलवायु परिवर्तन के लिए चिंता का विषय है। देखिए, ओजोन एक गैस है जो कि प्राकृतिक तरीके से समताप मंडल में पाई जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल का आकार हर साल बदलता है। यह होल हर साल अगस्त में बड़ा होना शुरू होता है और नवंबर या दिसंबर में फिर से बंद हो जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इस साल यह होल इतना बड़ा कैसे हो गया। दरअसल इस साल के होल का रिलेशन हंगा टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट से है। इस ज्वालामुखी में दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के दौरान विस्फोट हुआ था। अब समझिए कि ज्वालामुखी विस्फोट से गैस और जलवाष्प निकलती है और ये गैस सामान्यतः वायुमंडल में बहुत ऊपर तक नहीं पहुंच पाती हैं। ये गैस समताप मंडल के नीचे ही रहती हैं। लेकिन हंगा टोंगा का विस्फोट इतना पावरफुल था कि इससे समताप मंडल में बहुत सारी गैसेज और जलवाष्प चली गई। जलवाष्प ने रासायनिक प्रतिक्रियाओं के जरिए ओजोन परत पर प्रभाव डाला और इसके साथ ही जलवाष्प में ब्रोमीन और आयोडीन जैसे अन्य तत्व भी होते हैं, जिसने ओजोन को कमजोर कर दिया। लेकिन ओजोन लेयर में होल के लिए हमें हमेशा प्रकृति को दोष नहीं देना चाहिए। 1970 के दशक में भी एक विशाल ओजोन होल बना था और ये बना था इंसानों के कारण। ये होल क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक केमिकल के व्यापक उपयोग के कारण बना। क्लोरीन ओजोन का दुश्मन होता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन मौजूद रहता है। इंसानों को अपनी गलती का एहसास हुआ और 1987 में इन हानिकारक केमिकल्स के प्रोडक्शन को खत्म करके ओजोन परत की रक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया। आगे बढ़े उससे पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम 2024 के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का नया फाउंडेशन कोर्स लेकर आई है। बैच की शुरुआत 10 अक्टूबर 2023 को शाम को 6 बजे हो चुकी है, लेकिन इसमें एडमिशन की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर है। यह बैच हिंदी के अलावा इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया गया है। P2I न्यू फाउंडेशन कोर्स में एक नया फीचर ऐड किया गया है। आप इसे 3 कैटेगरीज सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम में खरीद सकते हैं। सिल्वर कैटेगरी में कोर्स की वैधता 18 महीने, गोल्ड में 30 महीने और प्लैटिनम में 42 महीने तक रहेगी। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना होगा। कोर्स के प्राइस 23,999 रुपए से शुरू हो रहे हैं। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी भी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आपने गौर किया होगा कि इलेक्ट्रिक कार सामान्य कार से काफी महंगी होती है। एक फेमस कार ब्रांड की 4 सीटर इलेक्ट्रिक कार लगभग 40 लाख की आती है, वहीं नॉर्मल 4 सीटर पेट्रोल या डीजल कार 10 लाख के अंदर आ जाती है। आपको बता देते कि आज की इलेक्ट्रिक कार की सिचुएशन लगभग 21वीं सदी के शुरुआत के पर्सनल कंप्यूटर जैसी है। उस समय 128 MB रैम और 8 GB हार्ड डिस्क के कंप्यूटर आज की तुलना में लगभग 10 गुना महंगे थे। लेकिन फिर सरकारी प्रयासों, नए उदार कानूनों के कारण पूरा IT इकोसिस्टम बदल गया। इससे महंगी IT तकनीक और गैजेट सस्ते हो गए और आज भारत दुनिया के टॉप IT सर्विस प्रोवाइडर देश में से एक है। ऐसे ही अगर EV को आम आदमी की पहुंच में लाना है तो EV टेक्नोलॉजी को सस्ता करना पड़ेगा। ऐसे ही टॉप EV मैन्युफैक्चरर बनने का सपना भारत देख रहा है और इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में एक बड़ा काम किया है। दरअसल केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों में लगने वाले महत्वपूर्ण तत्वों की रॉयल्टी को कम करने के लिए पुराने कानून में बदलाव करने वाली है और इसके साथ ही पूरी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने वाली है। अभी पुराने कानूनों के तहत रॉयल्टी लगभग 12% थी, अब इसको घटाकर 3% तक लाया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों में लगने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं लिथियम, नायोबियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्व। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे आपको क्या फायदा होगा। इससे फायदा ये होगा कि आने वाले समय में अपने देश को इन खनिजों का महंगा आयात नहीं करना पड़ेगा और कई सरकारी और प्राइवेट कंपनियां इन खनिजों की माइनिंग करने लगेंगी। अब देश में ही इन खनिजों का उत्पादन शुरू होगा तो लिथियम जैसे तत्वों की कीमतें कम होंगी और आपको 40 लाख की इलेक्ट्रिक कार 10 लाख तक में मिल सकेगी।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि कुछ महीनों पहले जम्मू और कश्मीर में 5.9 मिलियन टन के लिथियम भंडार की खोज की गई थी। भारत फिलहाल अपनी जरूरत का सारा लिथियम आयात करता है। लिथियम रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी का एक महत्वपूर्ण घटक है जो इलेक्ट्रिक वाहनों, लैपटॉप और मोबाइल फोन में यूज होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में उपयोग किया जाने वाला ऐसा ही एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है दुर्लभ पृथ्वी तत्व यानी रेयर अर्थ एलिमेंट। दुनिया भर में इन REE का अधिकांश उत्पादन या तो चीन से होता है या वही सिंथेसिस होता है। ईवी में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उपयोग मोटरों में किया जाता है, न कि बैटरी में। इन मोटरों में उपयोग किए जाने वाले चुंबक दुर्लभ पृथ्वी तत्व जैसे नियोडिमियम, टेरेबियम और डिस्प्रोसियम से बने होते हैं। हाल ही में भारतीय प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्काई रूट ने फ्रांस की कंपनी के साथ समझौते किए हैं। फ्रांस की कंपनियों के नाम हैं प्रोमेथी, अर्थ इंटेलिजेंस और कनेक्टसैट। स्काई रूट 2024 में इन कंपनियों के उपग्रहों को लॉन्च करने वाली है। दरअसल प्रोमेथी अर्थ इंटेलिजेंस जेपिटस नाम का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह विकसित कर रही है। इन उपग्रहों को अंतरिक्ष भेजने के लिए स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। विदेशी उपग्रह निर्माता कंपनियां इसलिए भी भारत का चयन करती हैं क्योंकि दुनिया में सबसे सस्ती और रिलायबल उपग्रह लॉन्चिंग सुविधा भारत में ही उपलब्ध है। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड एक भारतीय निजी एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर और कमर्शियल लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर है। इसका मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में है। कंपनी की स्थापना इसरो के पूर्व इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। इसका लक्ष्य विशेष रूप से छोटे उपग्रह बाजार को टारगेट करना है। इनका मुख्य काम छोटे उपग्रहों के लिए लॉन्च वाहनों की श्रृंखला को विकसित करना है। स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला निजी तौर पर बनाए गए रॉकेट को लॉन्च करके एक रिकॉर्ड बनाया था। इस रॉकेट का नाम विक्रम S था। अब स्काई रूट की एक अधिक उन्नत रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च करने की तैयारी है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। ऑपरेशन सुकून लेबनान, ऑपरेशन राहत यमन, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा या से सही है या हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्काई रूट ने किस देश के उपग्रहों को लॉन्च करने का समझौता किया है? फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी। आइए अब जल्दी से देखें कल मैंने आपसे कौन से सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2017, 18, 14 या फिर 19? सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन जनजातियों को आवास अधिकार नहीं मिले हैं? सहरिया, भारिया, कमार, बैगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए। आपने ये स्लोगन जरूर सुना होगा कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन अगर खाएगा नहीं तो इंडिया कैसे खेलेगा और कैसे बढ़ेगा। एक मशहूर इतिहासकार ने कहा था कि खाली पेट क्रांतियां नहीं हुआ करती। भूख और विकास के इसी रिलेशन को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल हंगर इंडेक्स को बनाया गया था। इंडेक्स बनाने का मकसद था कि पता चले कि पूरी दुनिया में भूख की वजह से कहां सबसे बुरा हाल है और कहां मदद भेजी जाए। हाल ही में इसकी सालाना रिपोर्ट आई है और इसमें भारत की रैंक को लेकर चारों तरफ हो हल्ला मचा है। इस साल कुल 125 देशों में से भारत 111वें स्थान पर है। ये कोई खुशी की बात तो कतई नहीं है, उल्टा सरकार ने ही इस रिपोर्ट को गलत और दुर्भावनापूर्ण इरादे वाला बताया है। यही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की रैंक भी भारत से ऊपर है। चलिए सबसे पहले समझते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक तरीका है जिससे पूरी दुनिया में भूख को मापा जाता है। जैसे स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन उनके सब्जेक्ट्स के आधार पर किया जाता है, वैसे ही यह इंडेक्स 4 आधारों पर किसी भी देश में भूख का इवैल्यूएशन करता है। ये आधार हैं अल्पपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, बच्चों का बौनापन, चाइल्ड वेस्टिंग, बाल मृत्यु दर। अल्पपोषण का ये मतलब नहीं है कि आपको खाना ही नहीं मिल रहा। इसका मतलब होता है कि खाना तो आपको मिल रहा है, लेकिन खाने में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आदि की कमी है। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब है बच्चों का बौनापन, मतलब उम्र की तुलना में बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है बच्चों की लंबाई की तुलना में इनके वजन का कम होना। बाल मृत्यु दर का मतलब है अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों का प्रतिशत। सूचकांक के अनुसार भारत में अल्पपोषण की दर 16.6% और 5 साल से कम उम्र की बाल मृत्यु दर 3.1% थी। भारत में चाइल्ड वेस्टिंग की दर दुनिया में सबसे अधिक 18.7% बताई गई है। अब सरकार इस रिपोर्ट के आने के बाद बैकफुट पर आने के बजाय
फ्रंट फुट पर आ गई है और सरकार ने सूचकांक के ही सिस्टम पर सवाल उठाया है। सरकार ने कहा कि सूचकांक के 4 आधार में से 3 बच्चों की हेल्थ पर बेस्ड हैं और अल्प पोषण का इवैल्यूएशन 3000 लोगों के बहुत ही छोटे समूह पर किए गए सर्वे पर आधारित है। सरकार का कहना है कि इस तरीके से आप 140 करोड़ लोगों की भूख की स्थिति का पता नहीं लगा सकते। आपको बता दें कि दुनिया के लिए 2023 का इंडेक्स स्कोर 18.3 है और यह दुनिया के 2015 के इंडेक्स स्कोर 19.1 से कम है। दुनिया में कुपोषित लोगों की संख्या 572 मिलियन से बढ़कर लगभग 735 मिलियन हो गई है। जीएचआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभावों ने सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ा दिया है और कई देशों में भूख को कम करने के प्रयासों को धीमा कर दिया है। एक मां को जीवन देने का अधिकार मिलता है तो क्या उसे जीवन छीनने का भी अधिकार मिलता है? दरअसल इसी नैतिक दुविधा को लेकर भारत का एबॉर्शन लॉ सुर्खियों में है। मामला एक विवाहित महिला का है। महिला 26 सप्ताह की प्रेग्नेंट है और एबॉर्शन कराना चाहती थी, लेकिन सरकार इसकी अनुमति नहीं दे रही थी। सरकारी वकील का तर्क है कि महिला के प्रजनन अधिकार उसके गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे के जीवन के अधिकार को नहीं छीन सकता। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि भारत में एबॉर्शन को लेकर क्या कानून है। चलिए हम इस कानून की चर्चा कर लेते हैं। भारत में एबॉर्शन को लीगल बनाने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट 1971 में लागू किया गया था। इसका मकसद था असुरक्षित एबॉर्शन के कारण होने वाली मौतों को कम करना। इस अधिनियम के अनुसार एबॉर्शन कराया जा सकता था बशर्ते गर्भ 20 सप्ताह से कम का हो। इसके बाद की स्थिति में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया। इस एक्ट ने एबॉर्शन के लिए प्रेगनेंसी पीरियड को बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया, लेकिन एबॉर्शन अपनी मर्जी से नहीं कराया जा सकता। सरकार ये मानती है कि महिला को जीवन छीनने का अधिकार नहीं है, इसलिए एबॉर्शन कराने के लिए कुछ शर्तें भी बताई। एबॉर्शन कराया जा सकता है अगर प्रेगनेंसी से महिला को जीवन का खतरा हो, या महिला रेप के कारण प्रेग्नेंट हो गई हो, या महिला नाबालिग हो, या प्रेगनेंसी की वजह से महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति नुकसान पहुंच रही हो। इसके साथ ही मान लीजिए कि अगर बच्चा पैदा हुआ और इसकी संभावना है कि वह गंभीर शारीरिक या मानसिक असामान्यता से पीड़ित होगा तो भी एबॉर्शन की अनुमति मिल जाती है। इसके अलावा यदि प्रेगनेंसी को 24 सप्ताह के बाद टर्मिनेट करना है तो यह केवल भ्रूण की असामान्यताओं के आधार पर ही किया जा सकता है। लेकिन भारत में एबॉर्शन लॉ की काफ़ी आलोचनाएं भी होती हैं। आइए उसे भी समझते हैं, इस कानून में क्या क्या कमियां हैं। MTP एक्ट के अनुसार एबॉर्शन केवल प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हार्ट सर्जन या हड्डियों के डॉक्टर के पास जाकर एबॉर्शन करवा सकते हैं। अब आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण भारत में प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञों की 70% कमी है। जब प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञों की इतनी कमी होगी तो अशिक्षित या सुविधाहीन महिला या तो गांव की सीनियर महिला से एबॉर्शन करवाएगी या किसी झोलाछाप डॉक्टर से। दोनों ही सिचुएशन खतरनाक है। 2018 की एक स्टडी के अनुसार 2015 तक भारत में हर साल 15.6 मिलियन गर्भपात होते थे। चूंकि कानून इच्छानुसार एबॉर्शन की अनुमति नहीं देता, इसलिए यह महिलाओं को असुरक्षित सिचुएशन में इलीगल एबॉर्शन कराने के लिए प्रेरित करता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में असुरक्षित और इलीगल एबॉर्शन की वार्षिक संख्या 8 लाख है। इनमें से कई एबॉर्शन के कारण महिलाओं की मृत्यु भी हुई है। आगे बढ़ें उससे पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम 2024 के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का नया फाउंडेशन कोर्स लेकर आई है। बैच की शुरुआत 10 अक्टूबर 2023 को शाम को 6 बजे हो चुकी है, लेकिन इसमें एडमिशन की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर है। यह बैच हिंदी के अलावा इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया गया है। P2I न्यू फाउंडेशन कोर्स में एक नया फीचर ऐड किया गया है। आप इसे 3 कैटेगरीज सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम में खरीद सकते हैं। सिल्वर कैटेगरी में कोर्स की वैधता 18 महीने, गोल्ड में 30 महीने और प्लैटिनम में 42 महीने तक रहेगी। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना होगा। कोर्स के प्राइस 23,999 रुपए से शुरू हो रहे हैं। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी भी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आपको पता होगा कि फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे और सैकड़ों इजरायली नागरिकों समेत
कई विदेशियों को भी बंधक बना लिया था। बदले में इजराइल ने भी कार्यवाही की। हाल ही में इजराइल ने गाजा के 10 लाख नागरिकों को 24 घंटों के भीतर उत्तरी गाजा को खाली करने का निर्देश दिया है। इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के हमले को वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध बताया है। आइए समझते हैं क्या होते हैं वॉर क्राइम। देखिए, 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ था और इस युद्ध में भी लाखों लोग मरे थे। भारी तबाही मची थी। ऐसी तबाही फिर से न हो इसलिए दुनिया के सारे देशों ने 1949 में स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में एक सम्मेलन किया। इसे जेनेवा कन्वेंशन कहा गया। अब इस कन्वेंशन में क्या हुआ? कन्वेंशन में युद्ध को लेकर नियम बने। जो नियम बने उसे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहा गया। इसे सभी 196 देशों की मान्यता मिली। अब जब भी जेनेवा कन्वेंशन के नियमों के खिलाफ जाकर युद्ध होता है तो उसे वॉर क्राइम माना जाता है। जैसे अगर कोई लड़ाई एक ही देश के अंदर चल रही हो तो ये वॉर क्राइम नहीं माना जाएगा, लेकिन लड़ाई जब दो देशों के बीच हो रही हो और उसमें कई निर्दोषों को मारा जा रहा हो तो ये कानून लागू होगा। इन नियमों को बनाने का मकसद उन लोगों की रक्षा करना था जो युद्ध में शामिल नहीं होते हैं। ये कानून हमास जैसे आतंकी संगठनों पर भी लागू होता है। आपने अक्सर वॉर क्राइम मामले में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी जिक्र सुना होगा। अगर इन युद्ध अपराधों के लिए किसी देश के घरेलू कानून के आधार पर आरोप तय नहीं होते तो फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी आरोप तय करती है। आईसीसी की स्थापना 2002 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर हेग में है। फिलहाल 123 देश इसके सदस्य हैं। चीन, रूस, अमेरिका, भारत जैसे देश इसके सदस्य हैं। आईसीसी फिलिस्तीन को मेंबर स्टेट की मान्यता देता है जबकि इजराइल इसका सदस्य नहीं है। सदस्य देशों में होने वाले युद्ध अपराधों, नरसंहारों या मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच आईसीसी कर सकती है। आईसीसी 2021 से फिलिस्तीनी इलाकों में हुए युद्ध अपराधों की जांच कर रहा है। जांच के दौरान इजरायली सैनिकों, हमास आतंकियों और दूसरे सशस्त्र संगठनों पर युद्ध अपराध का आरोप लगा है। मनुष्य की सबसे बड़ी जिज्ञासा हमेशा से अपने अस्तित्व को समझने की रही है। पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सदियों से दार्शनिक और वैज्ञानिकों को परेशान करते आ रहे हैं और इन्हीं सवालों ने इंसानों को दूर अंतरिक्ष की खोज करने के लिए भी प्रेरित किया। इसी प्रेरणा से नासा ने कुछ साल पहले एक बेन्नू नाम के क्षुद्र ग्रह पर मिशन भेजा था। यह क्षुद्र ग्रह 4.5 अरब वर्ष पुराना था। मिशन का नाम था ऑसिरिस RX। मिशन ने क्षुद्र ग्रह से सैंपल इकट्ठा किए थे। हाल ही में खबर आई थी कि बेन्नू से इकट्ठा किए गए सैंपल पृथ्वी पर वापस आ गए और नासा ने इन सैंपल के बारे में जानकारी दी है। नासा के मुताबिक इन सैंपल में प्रचुर मात्रा में पानी और कार्बन है। आपको बता दें कि ये दोनों तत्व पृथ्वी के निर्माण में शामिल महत्वपूर्ण सामग्री हैं। यह खोज इस कॉन्सेप्ट को और मजबूत करती है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए बेसिक एलिमेंट्स बाह्य अंतरिक्ष से आए थे। यह खोज इस बारे में सुराग दे सकती है कि सौर मंडल कैसे बना और कैसे विकसित हुआ। नासा के वैज्ञानिक बताते हैं कि ऐसी संभावना हो सकती है कि ऐसे क्षुद्र ग्रहों की पृथ्वी से टक्कर से ही यहाँ पानी आया हो, जिससे पृथ्वी पर जीवन पनपने में मदद मिली। हालांकि ये पहला सैंपल नहीं है जो अंतरिक्ष से लाया गया है। इससे पहले 2020 में जापान के हायाबुसा 2 मिशन ने रयुगु नामक क्षुद्र ग्रह से 5 ग्राम का सैंपल एकत्र किया था। 2010 में भी जापान इटोकावा क्षुद्र ग्रह से एक छोटा सा सैंपल वापस लाया था। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 2002, 2001, 2003 या फिर 2000 में? दूसरा प्रश्न है, 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को मिला कौन सा स्थान है? 111वां, 115वां, 113वां या फिर 110वां? अब आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। ऑपरेशन सुकून लेबनान, ऑपरेशन राहत यमन, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा या से सही है या हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी तीनों ही जोड़े सही हैं। अगला प्रश्न था, हाल ही में भारतीय प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्काई रूट ने किस देश के उपग्रहों को लॉन्च करने का समझौता किया है? फ्रांस, इटली, स्पेन या फिर जर्मनी? और सही जवाब है इसका ऑप्शन ए फ्रांस। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।